आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 12 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लुसेंट सीरीज का, और इससे पहले 8 वीडियो इंडियन पॉलिटी का डाला गया है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप लोग को देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। 8 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है इंडियन पॉलिटी का। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 मौलिक कर्तव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। याद रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि बताइए मौलिक कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर जो है संविधान में जोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, ये भी पूछता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसके अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा कि 11वें मौलिक कर्तव्य जो है उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और 10 मौलिक कर्तव्य जो शुरू में था उसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है भाग 4 के क में, और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में। ये 2446 बिहार दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन। पीटी का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा 2446 में ये क्वेश्चन पूछा था, पीटी का क्वेश्चन है। कौन बताइए मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 51 के क में यही क्वेश्चन पूछा गया था। और भाग पूछेगा तो भाग 4 के क में है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 11 है। और किस प्रकार है, कौन कौन सा है वो हम लोग पढ़ते हैं। कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहले ये 11 याद कर लीजिए, जिससे पता चल जाएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित तो पता चल जाएगा। पहला है 11 में से जो पहला है वह है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करे? हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे। और पांचवा मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। यह है 5वां मौलिक कर्तव्य कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। 7वां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। आगे है 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 8वां में देखिए दिया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का
विकास करे। 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यह है 10वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां सबसे लास्ट जो है वह है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन। आगे है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्य में ही निहित है। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में इतना ही है, ध्यान रखिएगा क्या सब कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य में जो है, फिर से एक बार सुन लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है इसे भाग 4 के क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गया? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, जिसमें कि पहला क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। और पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। सातवां है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करे। 11वां सबसे लास्ट है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव जो है वो मौलिक कर्तव्य में निहित है। इसी तरह से मौलिक कर्तव्य चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर छोटा था तो दूसरा चैप्टर भी हम लोग जहाँ तक होगा वो डिस्कस आज कर लेंगे। तो चलिए संघीय कार्यपालिका स्टार्ट करते हैं। संघीय कार्यपालिका में देखिए चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका में जो है हम लोग राष्ट्रपति तक डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि चैप्टर ये बहुत बड़ा है तो इसीलिए आज हम लोग राष्ट्रपति तक ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के तहत, आर्टिकल 53 के तहत जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति में निहित है, क्वेश्चन बनता है। और आर्टिकल 53 के तहत, 53 के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाया गया है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए ये क्वेश्चन भी बना है कि संसदीय व्यवस्था, भारत जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्यों? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो इसका आंसर जो होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। या एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन मेन जो होता है, मुख्य जो होता है वो प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल जो होता है वह वास्तविक कार्यपालिका होता है। अब देखिए राष्ट्रपति यहाँ पे दिया है, तो भारत का राष्ट्रपति ये है आपको आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति जो है देश के संवैधानिक प्रधान होता है। सही है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद की योग्यता हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या सब होनी चाहिए, तो संविधान के अनुच्छेद 58, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चौथा चुनाव के समय वह लाभ के पद धारण नहीं करता। इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, तो संविधान के अनुच्छेद 58 योग्यता, इसमें क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है। तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब हो सकता है, उसमें निम्न गुण होना चाहिए। क्या सब होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय वो लाभ का पद धारण नहीं करता हो। उसके बाद देखिए नोट में क्या दिया है, नोट में है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, कह रहा है यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि क्या सब योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में। तो लास्ट में ये भी कहा गया है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो इसीलिए दिया गया है नोट में कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर अगर होगा, संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आगे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, ये है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में है। पूछेगा कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54। इसमें क्या है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही रहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहता है, तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। याद रखिएगा इसमें विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। एक नवीनतम व्यवस्था आया है, उसके अनुसार जो है पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा, ये दो जगह के निर्वाचित सदस्य को भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया जाता है। आगे देखिए आगे क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य जो है अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य को क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए, और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। आगे है एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, यानी कि एक ही, कोई लिमिटेशन नहीं है भारत में कि एक ही बार आप, जैसे अमेरिका सब में है कि 1 से 2 बार आप लड़ सकते हैं, 2 बार लड़ सकते हैं अधिकतम, उसके बाद नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। आगे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आर्टिकल 55 के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का जो बताइए चुनाव पद्धति जो कैसा है, तो निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आर्टिकल 55 के तहत होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आर्टिकल 55 के तहत। आगे देखिए, आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ किया जाता है, तो वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य जो होता है अवैध नहीं होता है। ये याद रखिएगा कि निर्वाचन अगर अवैध हो जाता है तो उनके द्वारा जो घोषित होता है, घोषित होने पर उनके द्वारा किए गए कार्य जो होता है वो अवैध नहीं होते हैं। यानी कि निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो गया तो अवैध घोषित होने के बाद उसके द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कार्य है
वो अवैध नहीं माने जाएंगे। तो फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो उच्चतम न्यायालय में होता है। और निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर उसके द्वारा किए गए कार्य जो है होता है वो अवैध नहीं होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। यानी कि मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। आगे देखिए, आगे क्या है? प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव को प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। और दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। नोट में है कि भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। यानी कि कह रहा है कि भारत में जो है हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। और हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप है जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं को अपनाया है। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति अपने, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ देखिए क्या है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 56 के तहत है ये। इसको ध्यान में पूछता है क्वेश्चन कि बताइए राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहता है। तो राष्ट्रपति का वैसे तो पद ग्रहण करने की तिथि जो होती है वो 5 वर्ष की ही होती है, लेकिन तब तक वो अपने पद पर बना रहता है या उसका पद की समाप्ति, मतलब पद का समाप्ति तब होता है जब क्या होता है कि उसका उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तब तक राष्ट्रपति को अधिकार है वो अपने पद पर बने रहेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 56 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत। आगे देखिए, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि राष्ट्रपति जो पद नियुक्त होते हैं, पद धारण करते हैं, तो पद धारण करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके समक्ष, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख क्या होती है? राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। किसके समक्ष? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उनके समक्ष राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। अब देखिए नोट में क्या कहा गया है।
नोट में अनुच्छेद 77 के 1 यानी कि अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इस बार दरोगा में पूछा है या फिर कहीं बीपीएससी में पूछा गया, इस बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। तो आर्टिकल 77 के 1 के तहत और अनुच्छेद 77 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य जो है अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल दिया है, यहाँ पे कौन कब थे तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, देख लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल जो था 1950 से 1962 इनका कार्यकाल रहा। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए 1950 से 1962 और ये अपने बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे रहने वाले। दूसरा है एस राधाकृष्णन, दूसरे राष्ट्रपति हुए एस राधाकृष्णन जो कि इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967। फिर हुए तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहलाते हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। फिर आते हैं वीवी गिरी, वीवी गिरी का कार्यकाल हो जाता है 1969 से 1974। फिर पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के रूप में 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर छठे राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। याद रखिएगा 1977 से 1982 कार्यकाल था और भारत के छठे राष्ट्रपति थे। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987। ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 रहा। सातवें राष्ट्रपति के रूप में, भारत के सातवें राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987। फिर आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल 1987 से 1992। उसके बाद नौवें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आते हैं, इनका कार्यकाल 1992 से 1997। फिर है के आर नारायण, भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में के आर नारायण आते हैं, इनका कार्यकाल 1997 से 2002। फिर आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ये 11वें भारत के 11वें राष्ट्रपति होते हैं, 2002 से 2007 इनका कार्यकाल रहता है। फिर है प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 रहता है। आगे अपडेट नहीं किया है, यहीं तक दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी जी, जिनका निधन हो गया है, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक। फिर है रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे 2017 से लेकर 2022 तक, और ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं बिहार के। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने हैं कौन? तो रामनाथ कोविंद जी। फिर 15 नंबर के भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में अभी है, इनका कार्यकाल 2022 से अभी वर्तमान में चल ही रहा है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जन्म जो है 20 जून 1958, किसके बारे में कह रहा है तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं। एक सेकेंड, द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर स्टार बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है कौन? तो द्रौपदी मुर्मू, जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ है। ठीक है, अब देखिए नोट में देखिए वीवी
वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह यानी कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक, एवं बी डी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। देख लीजिए फिर से, वीवी गिरी 1969 से मई 1969 से जुलाई 1969 वीवी गिरी। उसके बाद न्यायमूर्ति थे, इनके बारे में पूछा जाता है कौन ऐसे न्यायमूर्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो हिदायतुल्लाह याद रखिएगा। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी। फिर आता है बी डी जत्ती जो कि 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रपति, पहले तो राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी जो है वो राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकते हैं। किन किन कारणों से देख लीजिए। पहला कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। कौन से आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 56 के 2 के अनुसार। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना जो है उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देता है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो 56 के 2 के अनुसार। दूसरा कारण है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61, महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। अगर लगेगा कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि अनुच्छेद 61 क्या कह रहा है महाभियोग के बारे में, वो पढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी कि संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जाए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है, महाभियोग लगाने से पहले आप किसी भी सदन में महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इस चीज़ का लिखित सूचना आपको दिया जाना चाहिए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। यानी कि 14 दिन पहले जो आप लिखित सूचना दीजिएगा उस पर जो है कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर हो। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, जिस सदन के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे दिन सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत, यहाँ 2/3 याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होगा। ये कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। आप संसद के किसी भी सदन में उन पर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य है कि आपको 14 दिन पहले उसके लिए सूचना देना होगा और सूचना जो दीजिएगा उस पर कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। और संसद के उस सदन जिस पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन में क्या होता है, राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जाँच करता है। फिर ऐसी जांच में अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी समझ लिया जाता है और उस स्थिति से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है।
ठीक है। राष्ट्रपति के स्थान अगर रिक्त है तो उसको आपको 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई हो तो निर्वाचन पदावधि के समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि जो है 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन जो होता है वो पदावधि की समाप्ति के पहले ही करा लिया जाएगा अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार। किंतु यदि उन्हें पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना हो पाए, इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। जैसे कि पहले बताए थे अनुच्छेद 56 के 1 और ग, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। कह रहा है कि जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी कि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि के समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना हो पाए, इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेते हैं। अनुच्छेद 56 के 1 ग। ऐसी दशा में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है? अन्य आकस्मिकों में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है और इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 आर्टिकल 70 जो है वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है और उसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा क्या कर सकती है? उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी को पारित किया, जो कि यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वो भी अगर उपस्थित नहीं है तो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते देख लीजिए यहाँ पे। तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो 5 लाख होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। और इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, उस पर आयकर नहीं देना होता है, आयकर से मुक्त होते हैं राष्ट्रपति के वेतन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं और राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान आप उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को जब वो पद से में नहीं रहेंगे तो 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख दिया जाता है और पद पे नहीं रहने के बाद 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है पेंशन के रूप में और स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से। अब है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है तो वो हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो पढ़ते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। देखिए यहाँ पे किसका किसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो भारत का प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को, तीसरा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों,
चौथा, भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक। पांचवा, राज्यों के राज्यपाल। छठा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। और सातवां, भारत के महानिवादी। आठवां, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। 10वां, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त। 11वां, वित्त आयोग के सदस्य। 12, भाषा आयोग के सदस्य। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां क्या है, चलिए देखते हैं। विधायी शक्तियां में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है और इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। क्या सब? तो संसद के सत्र को आहूत करने, छात्रवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। दूसरा है कि संसद के एक सदन में यह एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। और चौथा, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। पांचवा है कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। क्या सब? तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। दूसरा है कि धन विधेयक। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? 110 में है। तीसरा, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक कौन से आर्टिकल में? 117 के 3 में है। आगे देखिए, ऐसे कराधान जिस पर, एक सेकंड, चौथा है ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक। उसके बाद है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, अनुच्छेद 304। उसके बाद है यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। इसको याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि अगर दोनों यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में कोई बहस हो गया या असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है नोट में किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 113 के 3 में कहा गया है कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए, तीसरा है कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई। यानी कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकते हैं? वो मनोनीत कर सकते हैं, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब उसे क्या कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता करने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। अब देखिए, चौथा है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें क्या है कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 123 के तहत। इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होता है। जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, लेकिन इसका प्रभाव संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5वां क्या है? सैनिक शक्ति क्या है, देख लीजिए।
एक सेकेंड। सैनिक शक्ति, पांचवा है सैनिक शक्ति। इसमें क्या है कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। पूछता है अभी क्वेश्चन कि सैन्य बलों का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। छठा है राजनीतिक शक्ति। देखिए राजनीतिक शक्ति क्या है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता हो या संधि हो वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। सातवां है क्षमादान की शक्ति। इसमें क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, याद रखिएगा। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। क्षमा में क्या होता है, क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जिसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना कहते हैं। ठीक है, साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन किए बिना ही उसकी अवधि क्या हो जाती है, कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना होता है। प्रविलंबन में क्या होता है कि किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड, रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, नोट में है, नोट में पढ़ते हैं क्या है कि नोट में है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका आप दायर नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्षमादान याचिका क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर रद्द कर दिया जाता है तो आप दूसरी बार याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। आठवां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, क्या सब है, तो देख लिया। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपात उपबंध कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में है, तो भाग 18 में। भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, भाग 18 में और 352 से 360 के अंतर्गत आपात उपबंध है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो पहला युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न आपात या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत, अर्थात राष्ट्रपति शासन। तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि जो होती है वित्तीय आपात की 2 माह होती, जो कि आज तक अभी तक नहीं लगा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो परामर्श देते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देते हैं या राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, वो आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 10वां है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, तो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पहला कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, तीसरा वह विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। ये क्वेश्चन भी इस बार दरोगा में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित
रख सकता है। नोट में देखिए, नोट में क्या है, वीटो लेटिन शब्द है। वीटो कौन सा शब्द है? लेटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार के वीटो शक्ति निहित है। क्या सब? देखिए, भारत के राष्ट्रपति में कितने प्रकार की? 3 प्रकार के वीटो शक्ति निहित है। पहला है कि अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। अब देखिए क्या है, पहला क्या है, आत्यंतिक वीटो को पढ़ते हैं। तो आत्यंतिक वीटो क्या है? तो इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। आत्यंतिक वीटो कहता है कि इसका संबंध जो है राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और यह विधेयक इस प्रकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है और अधिनियम नहीं बन पाता है। यह क्या होता है कि अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। आगे दूसरा है निलंबकारी वीटो। अब देखिए निलंबकारी वीटो पढ़ते हैं। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वो किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है और इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, नोट में कुछ दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। नोट में क्या है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक के मामले में निलंबकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है, उसे रोक कर रख सकता है। अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे जेबी वीटो क्या है। देखिए जेबी वीटो के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है जेबी वीटो, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने की निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जब वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये भी वीटो है कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है कि 1986 में, याद रखिएगा 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे, ने कोई निर्णय नहीं दिया था। 3 वर्ष के पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आए आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। और आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पीला कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार 1275 एसआई में पूछा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए वो अधिकारी बना दिया है। ये क्वेश्चन इस बार 1275 बिहार एसआई में पूछा गया है, यहाँ पे इसीलिए हाईलाइट करके रखे हैं कि आप लोग देखिए, मिलाते हैं कि देखिए लुसेंट का कितना महत्व है वो आप लोग देख लीजिए। अगर लुसेंट पे कमांड पा लिए तो कोई भी एग्जाम में आप जीके जीएस में कोई दिक्कत
नहीं होने वाला है। देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। आगे है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, इसमें है कि राज्य विधायकों के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ है। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास क्या है, वीटो शक्ति है। और राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो तो उस पर अपनी स्वीकृति देता है। अब देखिए, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। एक सेकंड रुक जाइए, हटाना पड़ेगा इसको। पहला है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। अब आगे देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प अनुच्छेद 201 के तहत होते हैं। क्या क्या? तो पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं हो को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु क्या हो सकता है, लौटा दे। उसके बाद देखिए, यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका क्या है कि राष्ट्रपति के वीटो का निरस्त नहीं कर सकती है। राज्य विधायिका जो है राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे, ये भी निर्धारित नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायकों पर अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षों के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ध्यान रखिए कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि हम लोग पढ़े हैं पहले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि किसके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो बीबी गिरी के निर्वाचन के समय जो है दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उसके बाद है, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए थे, फिर बाद में जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुए? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आज के सेशन में इतना ही था। राष्ट्रपति आप लोग का खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है ये। तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना था, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति भी पढ़े हम लोग, तो काफ़ी लंबा हो गया है ये चैप्टर। राष्ट्रपति तक हम लोग पूरा समाप्त कर दिए हैं, राष्ट्रपति तक हम लोग अच्छे से पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग उपराष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे और पूरा पढ़ेंगे अच्छे से 1 to 1। आज कुछ तबीयत का भी इशूज है, खांसी वासी हो रहा है, थोड़ा सा सर्दी बुखार है, इसलिए तो आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रहा होगा, तो माफ़ करिएगा इसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को प्रमोट करिए।
एक दूसरे के साथ और लुसेंट पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अगर लुसेंट किसी को पढ़ना हो तो ये उसके लिए बेस्ट चैनल है। इस पे आप लोग आके लुसेंट आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। हिस्ट्री का भी वीडियो बनाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी का पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी खत्म करवा दिए हैं और अभी चल रहा है इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। दोनों का वीडियो अभी लगातार आ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।